बात आरएसएस की बेंगलुरु में हुई बैठक की। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आज दूसरा दिन बैठक का, और इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। अब सवाल ये भी उठने लगे हैं, आरएसएस के मंच पर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि क्यों दी गई? क्या संघ का चेहरा बदल रहा है? क्या औरंगजेब विवाद में आरएसएस ने साफ साफ पल्ला झाड़ लिया था और साथ ही कहा था कि किसी भी तरह की हिंसा समाज के लिए ठीक नहीं है? संघ ने दो टूक में कहा था औरंगजेब आज प्रासंगिक नहीं है, और बीजेपी इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। तो जाहिर है कि सवाल उठेंगे कि अगर संघ इस तरह के विचार रख रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी औरंगजेब की कब्र को लेकर आक्रामक क्यों हो रही है? हिंदुओं के हित की बात करने वाली आरएसएस क्या सॉफ्ट हो रही है? वहीं आरएसएस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ से दखल देने की मांग की है। इसके बाद संघ ने मणिपुर के हालात पर भी चिंता जताई। भाषा विवाद को लेकर भी संघ ने अपना रुख स्पष्ट किया है। साफ कहा कि मातृभाषा जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी भाषा भी जरूरी है। आज इसी मुद्दे पर हम समझने की कोशिश करेंगे इस बैठक से जो बातें निकल कर आ रही हैं उसके मायने क्या हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बेंगलुरु में आरएसएस की महामंथन की है, जिसकी शुरुआत 21 मार्च से हुई। 3 दिनों तक चलने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का संघ प्रमुख ने उद्घाटन किया। इस बैठक में संघ से जुड़े 32 संगठनों के करीब 1480 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सभा में संघ का उदारवादी चेहरा देखने को मिला। आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन है जो बीजेपी का पैतृक संगठन माना जाता है। बैठक की शुरुआत में कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन, फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल, अर्थशास्त्री विवेक दुबराय और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा सहित कई दिवंगत शख्सियतों को भी श्रद्धांजलि दी गई। बीते सालों में देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काफी बदलाव हुआ है। यही वजह है कि उदार बुद्धिजीवियों और विपक्षी खेमा भी मोहन भागवत के मुरीद हो गए। आरएसएस की टॉप डिसीजन लेने वाली संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की मीटिंग में आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने बीजेपी के नए अध्यक्ष के सवाल पर कहा कि सभी संगठनों के अध्यक्ष चुनने की अपनी प्रक्रिया है। बीजेपी की भी प्रक्रिया चल रही है, समय आने पर पता चल जाएगा। बेंगलुरु में आरएसएस ने कई मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उत्तर और पश्चिम के राज्यों के बीच चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी। बेंगलुरु के संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि भाषा विवाद और नॉर्थ साउथ की डिबेट चिंताजनक है। इसे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बताया। साथ ही परिसीमन पर बहस को राजनीति से प्रेरित बताया। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच भाषा विवाद पर मुकुंद सीआर ने कहा कि तमिलनाडु में है तो तमिल, दिल्ली में है तो हिंदी सीखने की जरूरत होगी। इसी तरह करियर लैंग्वेज जैसे इंग्लिश या दूसरी भाषा भी जरूरी है। ये जो आज जिसको हम भारत कहते हैं, जिसका हम गर्व करते हैं, उस भारत को बनाने में जितना कंट्रीब्यूशन देश के इस हिस्से में रहने वाले हिंदू का, उतना वहां का भी है। वो वहां सुख से रहे, शांति से रहे, वहां उस समाज राष्ट्र जीवन की व्यवस्था में आज जो व्यवस्था है उसमें कंट्रीब्यूट करते हुए वो सोचे। लेकिन अगर कल को उसको कुछ भी कठिनाई होगी, कुछ भी कष्ट होगा, तो हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी कोई परिस्थिति आई तो उस समय सोचेंगे। अभी तो हमारी इच्छा है कि वो जो वहां है, जहां है, वहां सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ, अपने मत पंथ सबकी सुरक्षा के साथ वो जी सके, सम्मान के साथ जी सके। इसके लिए हमको प्रयास करना है। संघ ने मणिपुर की स्थितियों पर भी चिंता जताई। संघ ने कहा कि 2 आदिवासी समुदायों को साथ लाने की कोशिश चल रही है। संघ ने कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन है, ऐसे में और ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो हुआ उसमें दोनों समुदाय के नेताओं की भूमिका रही। संघ के सह सरकारवाहक सीआर मुकुंद ने मणिपुर की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मणिपुर बीते 20 महीनों से बुरे दौर से गुजर रहा है। मणिपुर को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर दक्षिण को बांटने वाली ताकतों पर हमारा ध्यान है।
साथ ही कहा कि मणिपुर में अशांति के अलग अलग कारण हैं। हम दोनों समुदाय की लीडरशिप से बातचीत कर इस समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। केंद्र अपना काम कर रही है, हम भी शांति के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि हालात यहाँ जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने बांग्लादेश से जुड़ा एक प्रस्ताव पास किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ से दखल देने की मांग की। आरएसएस ने यह भी कहा कि दुनिया के तमाम देशों को और दुनिया भर के हिंदुओं को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। संघ ने केंद्र सरकार से कहा कि बांग्लादेश के हालात पर नजर रखें और वहां के हिंदुओं की मदद के लिए ठोस कदम उठाए। हिंदू समाज सहित ऑल द माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश, उनके साथ जो हो रहा है उसको लेकर हमने एक चिंता व्यक्त किया है। सीरियस कंसर्न हमने अपना और प्रस्तुत किया है। ये जो सारा है ये इसको एक पॉलिटिक्स नहीं मानना चाहिए। केवल रिजाइम चेंज हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया, उसके कारण से ऐसा नहीं है। इसके पीछे रिलीजियस एंगल भी है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टारगेट जो है और कंटिन्यूअस टारगेट जो है, दे आर बिकमिंग हिंदू एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आरएसएस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत विरोधी काम कर रही हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान और विदेशी ताकत हिंदू और भारत के खिलाफ काम कर रही है। संघ ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय से भी साफ शब्दों में कहा कि वे बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज न करें। बता दें कि आगामी विजयादशमी को संघ कार्य के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस कारण विजयादशमी यानी दशहरा 2025 से 2026 तक संघ का शताब्दी वर्ष पूर्ण होने का वर्ष माना जाएगा। शताब्दी वर्ष की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ बैठक में आगामी वर्ष के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, आयोजनों और अभियानों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूर्या मैथिल, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। आशुतोष मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हाजी नाजिम खान है, इस्लामी स्कॉलर। समीर चौगांवकर है, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और शुरुआत यहां पर मैं सबसे पहले सूर्या मैथिल जी, संघ जिस लाइन को पकड़कर चल रहा है वो लाइन है कि एकजुट करो और ऐसे मुद्दे को तूल मत दो जिसमें कि समाज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी औरंगजेब की कब्र खुदवाने में लगी है। संघ कहता है कि नहीं, ये कोई प्रासंगिक नहीं है। संभल में खुदाई की बात पर भी संघ ने कहा था कि ये जरूरी नहीं है, गैर जरूरी है। तो क्या ये संघ के लाइन को अलग लेकर बीजेपी चल रही है, या फिर हम ये मान लें कि दोनों के बीच अभी अंडरस्टैंडिंग की कमी है? धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जहाँ तक आपने कहा कि लाइन की कहीं डिफरेंस है, तो ऐसा मेरे हिसाब से तो कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं है, ना ही कोई वैचारिक मतभेद है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, संघ भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक राजनीतिक शाखा के रूप में भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। संघ के मैं ये कहूँ कि हज़ारों संगठन हैं, जिसमें से एक भारतीय जनता पार्टी भी है जो कि राजनीतिक क्षेत्र में है। जिस प्रकार से छात्र जीवन के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, धार्मिक संगठन के रूप में विश्व हिंदू परिषद है, और आदिवासी कल्याण के लिए जो है वनवासी कल्याण आश्रम है। इस प्रकार से संघ की बहुत सारी शाखाएं। अब रह गई बात जहाँ तक वैचारिक मतभेद की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ झा साहब कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को कार्य करने के लिए संघ ने कभी भी कोई दबाव नहीं रखा, ना ही संघ भारतीय जनता पार्टी की कोई भी लाइन और लाइन तय करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी स्तर पे कहीं पर भी कोई मतभेद यदि है भी कहीं वैचारिक, क्योंकि एक स्वस्थ संगठन के अंदर जहां लोकतंत्र होता है वहां पर वैचारिक मतभेद क्या है हो सकता है। बता दीजिए। नहीं देखिए, मतभेद कुछ नहीं, मैंने क्या बोला कि अगर आपको लगता है ऐसा कि लाइनें अलग अलग हैं, तो लाइनें तो पहली बात अलग अलग नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक कि अगर आप ये कहें कि जो बात संघ कहता है केवल वही बात भारतीय जनता पार्टी कहेगी, तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग संगठन है, और अलग संगठन होने के नाते भारतीय जनता पार्टी एक अलग रूपरेखा और अलग नीति के ऊपर कार्य करती है। और मुझे कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि संघ में और भारतीय जनता पार्टी में कोई मतभेद है। आप मुझे बता सकते हैं आपको कहां से लग रहा है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में मतभेद? आप दोनों बातें कह रहे हैं, कहीं वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आप
दावा कर रहे हैं कि मतभेद नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैंने यही कहा ना आपसे कि मेरा औरंगजेब का मामला प्रासंगिक नहीं है। तो औरंगजेब का मामला प्रासंगिक नहीं है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बात से सहमत हैं कि हाँ, कब्र खोदी जानी चाहिए। देखिए, हर एक हिंदू ये चाहेगा कि कब्र जो है इस देश के अंदर किसी भी आक्रांता की नहीं होनी चाहिए। तो आरएसएस ये हर में एक हिंदू नहीं है चाहेगा। क्या? आरएसएस में हिंदू नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यदि ये कहा कि ये प्रासंगिक नहीं है, तो उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि जब यदि कोई व्यक्ति चला गया इस दुनिया से, ये हमारी हिंदू धर्म की भी एक मेरे को रीति नीति है, चाहे कितना भी निर्कृष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितना भी उसने पाप क्यों ना किया हो, कितना बड़ा आक्रांता क्यों ना हो, यदि एक बार वो मर जाता है, चला जाता है, उसके बाद से ये हमारी भारतीय पद्धति है, संस्कृति है कि हम उसको ऊपर, उसके नाम के ऊपर किसी प्रकार का कोई अपशब्द प्रयोग नहीं करते। लेकिन यहां पर यदि एक हिंदू की तरह आप देखें, संगठन से अलग हटके हिंदू की तरह देखें, तो देवेंद्र फडणवीस जी का और एक मर्द मराठा का जो विचार होगा, वो विचार यही होगा कि इस प्रकार के आक्रांता को इस देश की जमीन भी नहीं मिलनी चाहिए थी, जो कि कांग्रेस ने पिछले 60 साल तक रखा। सूर्या जी, यही तो मतभेद है। आप दोनों बातें कह रहे हैं कि मरने के बाद हम नाम कुछ नहीं करते हैं, किसी तरह का विरोध नहीं करते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि मर्द मराठा के नाम पर या राजनीति के नाम पर हम कब्र भी खोदेंगे, कब्र भी हटाएंगे। मैंने आपसे कहा कि अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब इस मुद्दे को ही कह दिया गया संघ की तरफ से प्रासंगिक नहीं, संभल में भी मंदिर खुदाई को लेकर भी तब भी मोहन भागवत का बयान आया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि अब इस तरह की जरूरत नहीं है कि हम जहां मर्जी वहां पर, अजमेर में भी हुआ था कि मंदिर खोदते चले। यहां सबसे बड़ा सवाल आशुतोष जी, क्या ये संघ की तरफ से एक संदेश है जो बेंगलुरु से निकल कर आ रहा है, और बेंगलुरु में खासतौर पर तब जबकि भाषाई विवाद या फिर परिसीमन के जरिए कहीं ना कहीं एक संकेत जा रहा है, तो वहां से एक संकेत देने की कोशिश की आप बीजेपी जो है अब एकजुट समाज को करे, सबको इकट्ठा लेकर चले, बजाय कि इन मुद्दों को तरजीह देना है। आपने जो पहले प्रश्न पूछा मतभेद का, ये मतभेद नहीं है, ये गुड कॉप एंड बैड कॉप एक वो है। एक आदमी अपने को गुड कॉप दिखाता है, दूसरा बैड कॉप। आप नागपुर की बात करें तो वहां तो वीएचपी बजरंग दल, जैसे अभी आप बता रहे थे आप, तो उनके तो संघ परिवार के बहुत से सदस्य हैं, उसमें वीएचपी और बजरंग दल भी है। तो वहां पे ये झगड़ा शुरू उन्होंने किया, तो ये सारा जो है ब्लेम बीजेपी को देना तो अनुचित होगा। और एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि आरएसएस ने लिख के दिया था सरदार पटेल को कि वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। अब पॉलिटिकल मैटर्स पे एक एनजीओ क्यों बोल रहा है, बड़ी चिंता का विषय है। ये आपका ये जो क्या अभी तक आपका जो भेष था वो छद्म भेष था कि आप एनजीओ हैं। आप जो है एक तरफ कहते हैं कि हम पॉलिटिकल मैटर्स से दूर रहेंगे, फिर आप हर चीज पे ज्ञान दे रहे हैं, और चाहे वो मणिपुर हो, चाहे भाषा हो, जो कि सरकारी मुद्दे हैं। आपकी विचारों की जो है वेट क्या होगा अगर आप जो है बीजेपी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, तो कुछ नहीं होता। और आपको इसमें एक चीज और याद रखनी चाहिए कि जेपी आप यहाँ कह रहे हैं कि संघ की वजह से बीजेपी नहीं है, बीजेपी की वजह से आप संघ है। आपने एक बड़ी बात कही कि आपका ये कहना है कि संघ की वजह से अब बीजेपी नहीं है, बीजेपी की वजह से संघ है। ये जो है यही सारी जो है जड़ है इस समय जो आपने प्रश्न पूछा उसकी, जो मैं अभी आगे कह रहा था कि जेपी नड्डा ने कहा कि अब बीजेपी स्वयं में इतनी बड़ी हो गई है कि उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद 2024 के चुनाव में जब वो 240 सीट पे गिर गई, तो फिर जब बाकी जगह जीते तो वहां पे आरएसएस ने क्लेम करना शुरू किया कि हमारे स्वयंसेवकों ने काम किया इसलिए ये जीत गए। तो ये एक तरह से पर्सनालिटी क्लैश है मोर बिटवीन भागवत और नरेंद्र मोदी के, क्योंकि ये दोनों सह उम्र हैं, एक ही उम्र के लोग हैं। और इन दोनों को जो है अगर आप देखें तो जब नरेंद्र मोदी का सिक्का चल रहा था तो वो थोड़ा सा आरएसएस को ये लगता था कि वो साइडलाइन हो गई है। अब उसको फिर से लग रहा है कि क्योंकि बीजेपी कमजोर हो गई है तो वो फिर अपना जो है गाइड कर सकते हैं बीजेपी को। इस समय ये लड़ाई एक तो ये है, दूसरी दोनों में कोई ऐसे मूल वैचारिक मतभेद नहीं है। दोनों ही जगह अगर आप देखें तो हिंदू को लेके वो चलते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो
वो कहेंगे कि मंगलसूत्र खतरे में है, हिंदू खतरे में है, आदित्यनाथ कहेंगे कटोगे तो पटोगे। तो दोनों का एक ही वो है कि हिंदू वर्सेस रेस्ट का जो है। बाकी आप जो देखें वो सिर्फ एक दिखावा है, उसमें अंदर उतना दम नहीं है कि जब आप कहें कि भाई मुसलमान में भी हिंदू का डीएनए है वगैरह वगैरह, इस तरह के बयान आते रहते हैं आरएसएस की तरफ से। ठीक है, तो मैं उसको ज्यादा ये नहीं ठीक है, मैं यही सवाल लेकर, इन लोगों की अंदरूनी लड़ाई है। नहीं, लेकिन आपने ये स्पष्ट कर दिया कि दरअसल कुछ अलग नहीं है, संघ की लाइन भी अलग नहीं है, वो दिखाने के लिए है, आप ये कह रहे हैं। सब थैली के चट्टे बट्टे हैं। समीर जी, क्या ये माना जाए कि संघ अलग संदेश देने की कोशिश कर रहा है, या फिर हम ये माने कि कहने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है? देखिए सुमित जी, पहले तो मैं आशुतोष मिश्रा को थोड़ा करेक्ट कर दो इतिहास के रूप से। उन्होंने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को संघ ने लिख के दिया था कि वो राजनीति नहीं करेंगे। संघ ने सरदार पटेल को लिखकर नहीं रहा, संघ का अपना संविधान बना था। जब संघ के ऊपर बंदिश लगी थी तब संघ ने अपना संविधान बनाया था, पटेल को लिखकर नहीं दिया था। और उनका जो कहना है कि भाजपा के कारण संघ है, तो संघ तो 1925 में बना था, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी है। जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ उसके 55 साल पहले संघ भारतीय समाज के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में पूरे देश के अंदर अपनी जड़ें जमा चुका था। भारतीय जनता पार्टी का जब 1980 में हुआ, तो यह कह देना कि भारतीय जनता पार्टी के कारण संघ है, ये निराधार और बेसलेस है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में नहीं थी केंद्र या राज्यों में, तब भी संघ था, और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी अगर भविष्य में, तब भी संघ रहेगा। संघ को सत्ता के साथ जोड़ना कि सत्ता रहेगी तो संघ रहेगा और सत्ता नहीं रहेगी तो संघ नहीं रहेगा, मुझे लगता है ये गलत है। जहां तक संघ और भाजपा के बीच संबंधों की बात है, तो मतभेद कई विषयों पर हो सकते हैं, मनभेद नहीं, कह सकते हैं इसको कि मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग संविधान है, राजनीतिक दल है, वो अपने हिसाब से निर्णय करता है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संघों को पसंद आते हैं, बार बार इस तरह का ये जो बयान है, क्या ये सलाह है? मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि बीजेपी को एक संदेश है कि भाई औरंगजेब और मंदिर खुदाई और ये तमाम चीजों में अब मत उलझिए, अब एक अलग लाइन पकड़िए, भाषाई विवाद और इन चीजों को ज्यादा तरजीह ना दें। नहीं, संघ तो अपना संदेश अटल बिहारी वाजपेयी को भी देते थे। स्वदेशी का जब मामला चला था तो स्वदेशी जागरण मंच ने इतना आंदोलन किया अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, तब संघ ने संदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कई विषयों पर भारतीय जनता पार्टी संदेश देती रहती है, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मानना ना मानना तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और संघ कहता है भाई भारतीय जनता पार्टी मानेगी तो उनका भला, नहीं मानेगी तो वो चुनाव में भुगतेंगे। संघ वोट की राजनीति नहीं करता, संघ को हर 5 साल में चुनाव नहीं लड़ना है। तो भारतीय जनता पार्टी एक और मामला है, उसके बाद मैं आशुतोष जी आपके पास आऊं, उसके बाद हाजी नाजिम भी हैं। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देना, श्याम बेनेगल को याद करना, जाकिर हुसैन को याद करना, ये एक सिंबॉलिक आपको लग रहा है कि ये संघ की तरफ से कोई संकेत है इसमें, समीर जी? देखिए, जवाहरलाल, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई थी, संघ ने श्रद्धांजलि सभा उसके लिए आयोजित की थी। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई तो उनके लिए की, वल्लभ भाई पटेल के लिए की, महात्मा गांधी के लिए संघ ने श्रद्धांजलि सभा की, इंदिरा गांधी के लिए की, राजीव गांधी के लिए की है, मनमोहन सिंह के लिए की है। तो संघ सबके लिए करता है। अब्दुल कलाम की जब डेथ हुई तो अब्दुल कलाम के लिए संघ ने की थी। नहीं, चूंकि बीजेपी कभी ये नहीं कहती है कि भाई मनमोहन सिंह की सरकार में कुछ बेहतर हुआ। जब मनमोहन सिंह का निधन हुआ तब भी संघ की तरफ से यही आया था बयान कि उनका योगदान जो है देश के लिए बहुत अतुलनीय है, उन्होंने बहुत अर्थशास्त्री के तौर पर बहुत कुछ किया। लेकिन बीजेपी हमेशा कहती रही कि भाई वो मौन रहे, घोटाले होते रहे, रेन कोट पहनकर नहाने वाले बयान, ये तमाम चीजें। बीजेपी तो कांग्रेस में हमेशा आरोप लगाते रही है। क्या संघ के किसी पदाधिकारी ने कभी राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द बोला? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कभी राहुल गांधी के खिलाफ बोला या किसी भी नेता के या किसी भी राजनीतिक दल के नेता के खिलाफ बोला? कम्युनिस्ट तो इतना संघ का विरोध करते हैं, क्या संघ के किसी भी पदाधिकारी ने किसी कम्युनिस्ट नेता के खिलाफ? ठीक है, आशुतोष जी जवाब मेरा ये कहना है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि प्रणब मुखर्जी देश के जब राष्ट्रपति थे, हाँ, प्रणब मुखर्जी गए थे नागपुर, संघ ने उन्हें इन्वाइट किया था। ठीक है, और प्रणब मुखर्जी ने संघ की तारीफ की थी। तो संघ के दरवाजे सबके लिए खुले। अगर राहुल गांधी संघ मुख्यालय जाते हैं, संघ उसी तरीके से राहुल गांधी का स्वागत करेगा जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी का स्वागत किया था, जहां भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का करता है। संघ सिर्फ 2 ही लोगों को मानता है इस समाज के अंदर, एक वो जो संघ में आ गया है और दूसरा वो जो संघ में आना बाकी है। ठीक है, आशुतोष मिश्रा जी, ठीक है। नहीं, देखिए, मैं ये अभी मुझे करेक्ट कर रहे थे तो हाँ, वो ये सही कह रहे हैं कि सरदार पटेल ने कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखिएगा कि हम राजनीति में पार्ट नहीं लेंगे।
लेकिन आरएसएस के लोग बीजेपी में आते हैं और जाते हैं। तो ये कहना कि आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल नहीं करता, और बीजेपी के पहले जनसंघ और ये इस तरह के पॉलिटिकल इनके फेसेस रहे हैं, तो ये नुक्ताचीनी करना कि भाई बीजेपी अभी बनी है और आरएसएस पहले से है, ये केवल नुक्ताचीनी है। आरएसएस हर वक्त एक ताकत बनने की कोशिश करता रहा है पॉलिटिकल, ये उसका हमेशा ये जोर रहा है। इससे आप उसको चाहे जितना डिनाई करने की कोशिश करें, लेकिन वो ये तो आप कहेंगे ना कि बीजेपी बनी संघ के बूते। खुद जेपी नड्डा ने यही कहा था कि ठीक है हमें जरूरत थी, लेकिन अब हम बन चुके हैं, अब हमें जरूरत नहीं। लेकिन ठीक, हाजी नाजिम और जो नहीं, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप 2 मिनट दें, कि आरएसएस को मेन स्ट्रीम करने में मेन हाथ था जयप्रकाश नारायण के इमरजेंसी के मूवमेंट का। अगर जयप्रकाश नारायण ने उनको मेन स्ट्रीम नहीं किया होता तो आरएसएस मार्जिनलाइज्ड रहता। ये जो है आपको समझना पड़ेगा। तब तक अरे आशुतोष मिश्रा जी, क्या जो है, अगर आप जनता पार्टी टूटी अगर होती तो इसी बात पे थी कि दोहरी सदस्यता नहीं होनी चाहिए। चलाया था जयप्रकाश नारायण ने, नहीं चलाया था जयप्रकाश नहीं, और वो पूरा वो आंदोलन आपने अन्ना हजारे वाला भी आप ही ने चलाया था। यही तो लोग कहते हैं कि वो जनता की आवाज नहीं थी, वो आरएसएस के द्वारा चलाया गया एंटी कांग्रेस जो है एक नहीं सर, आशुतोष जी एक सेकंड। संघ अपने देश को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन नहीं ठीक है, जेपी आप ये अलग तथ्य लेकर आए। जेपी आंदोलन और अन्ना हजारे का आंदोलन संघ ने चलवाया, तो ये तो मुझे लगता है कि अलग ही नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच नहीं, ये आपने अभी कहा ना कि इन्होंने जो है चलाया। मैं आता हूं दोबारा। हाजी नाजिम खान अभी रह गए। हाजी नाजिम खान, इन मुद्दों को लेकर, औरंगजेब या तमाम मुद्दों को लेकर संघ का रुख, आपको लगता है कि दरअसल ये राजनीति है? बीजेपी भी कह रही है कि ठीक है हम राजनीतिक पार्टी हैं और इन मुद्दों को हम हवा देंगे तो राजनीति होगी। हाँ सुमित जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ, जी सुमित जी देखिए, जिस तरीके से औरंगजेब आलमगीर की बात होती है, तो मैं कहना चाहता हूँ भारत के अंदर अंग्रेजों की भी बातें होनी चाहिए। देखिए, अंग्रेजों ने हमारे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम भाइयों पर कितना जुल्म ढाया था, कितना नरसंहार किया था, अंग्रेजों की बातें भी होनी चाहिए। और अंग्रेजों के साथ उनके दोस्तों की भी बातें होनी चाहिए, अंग्रेजों के मुखबिरों की भी बातें होनी चाहिए, अंग्रेजों के दलालों की भी बातें होनी चाहिए। इन सब पे अगर बातें होंगी तो पता चलेगा। और दूसरी बात, मुगल की बात करी जाती है, तो देखिए मुगलों के रिश्तेदारों की भी बातें होनी चाहिए कि मुगलों के साथ जो रिश्तेदार थे उनके कौन कौन साथ थे, कौन कौन हिंदू शासक उनके साथ थे, जय सिंह, मान सिंह। संघ ने तो कह दिया कि ये प्रासंगिक नहीं है। संघ तो मुस्लिमों को भी साथ लेकर चलना चाहता है। संघ को लेकर मुस्लिम समाज में क्या कोई ऐसा है, ऐसी भावना है क्या? जैसे बीजेपी को लेकर कुछ मुस्लिम कहते हैं कि हिंदू जो है हिंदुत्व वाली है, मुस्लिम विरोधी है। संघ तो सबको लेकर चल रहा है। हाँ सुमित जी, देखिए संघ सबको लेकर चल रहा है, मगर संघ की बात कौन मानता? कोई नहीं मानता। संघ तो हर बात कहते हैं मनवाने के लिए कि वो सही बात कहते हैं, लेकिन कोई नहीं मान रहा। क्योंकि देखिए, संघ प्रमुख ने कितनी अच्छी बात कही कि अब जरूरत नहीं है कि हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने की। कौन बात मानता? नहीं मानता ना कोई बात। अगर संघ प्रमुख अगर ये बात कहते कि हम सबका डीएनए एक है, तो तुरंत सब एक खड़े हो जाते कि हाँ जी डीएनए एक है, हिंदू मुस्लिम। आप कह रहे हैं संघ की बात बीजेपी नहीं मान रही है? हाँ, मैं तो कहता हूं कि जब वो अच्छा लगा मुझे हाजी नाजिम खान जी, बहुत अच्छा लगा मुझे हाजी नाजिम खान जी ने कहा कि संघ प्रमुख की बात को मानना चाहिए। बहुत अच्छी बातें कहते हैं। संघ प्रमुख तो ये भी कहते हैं कि भैया ये जो वक्फ बोर्ड है और ये जो वक्फ एक्ट है ये असंवैधानिक है। और संघ की तो सदैव ये लाइन रही है कि एक देश एक प्रधान और एक विधान रहना चाहिए इस देश के अंदर। क्या वो स्वीकार्य है आपको? क्या आपको लगता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश के अंदर एक कानून रहना चाहिए? हर एक भारतवासी एक है, चाहे वह हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको जो है समान नागरिकता चाहिए, होनी चाहिए। एक कानून। और आज एनआरसी को लेकर भी उन्होंने कहा एनआरसी होनी चाहिए, सीए होना चाहिए। स्वीकार करते हैं आप? हाजी नाजिम बताओ ना जरा। हाँ मैथिल जी, देखिए अभी आपने पहले, अरे भाई तुम इधर की बात मत करो, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं जो अभी तुमने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि जो और बातें कहते हैं आदरणीय संघ प्रमुख जी वो भी सही है?
बोलो। सुन तो लीजिए भाई, मैं तो हाँ, उन्हीं की वो जो बात कर रहा हूं, कश्मीर सौ प्रमुख पाकिस्तान को के ये पास है वो भी हमारा है, जो अक्साई चीन के पास में, जो चीन के पास अक्साई चीन है वो भी हमारा है। क्या मानते हो उस चीज को? हाजी नाज़िम खान सुन अरे लेते ले हैं। लीजिए, किसने रोका? हाँ, किसने रोका? हाँ, अब सुमित जी, अब देखिए, पहले ओपनिंग रिमार्क में सूर्या मैथिल जी ने एक बात कही थी, मुझे उसमें बड़ी आपत्ति थी। इन्होंने कहा था कि मर्द मराठे, भाई हिंदू मर्द नहीं है क्या? और समुदाय क्या वो मर्द नहीं है? या सिर्फ मर्द? एक वहां पे अलंकार है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस प्रकार से कुछ सैकड़ों हमारे मराठा सैनिकों ने लाखों मुगलों की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया था गोरिल्ला युद्ध में, तब उनको एक उपनाम दिया गया था मर्द मराठा। जानकारी होनी चाहिए। ये जो मुगल भारत में आए, लूटपाट बचाई, नरसंहार किया, उसका जवाब वहां दक्कन के अंदर उत्तर दिया था मराठों ने। डिबेट समझ में आया? डिबेट को डिरेल नहीं होने देंगे। हाजी नाज़िम खान, आप अच्छी बात है, आपने कहा संघ प्रमुख की बातें मानी जानी चाहिए, तो संघ प्रमुख की बातें आप भी मान रहे हैं? इन्होंने कहा ठीक है, आप भी मान लीजिए एनआरसी पर, सीए पर, वक्फ बोर्ड पर, ये सारी राय उनकी मानी जा सकती है। वो तो कह रहे हैं देश एकजुट हो। हाँ सुमित जी, देखिए, मुल्क संविधान से चलता है, सबको अपने अभिव्यक्ता की आजादी है बात रखने की। अब देखिए, सरकार के ऊपर बात है कि वो उनकी बात को मानती है या नहीं मानती है। आप बताइए ना, सरकार छोड़िए, आप इस्लामी स्कॉलर हैं, मौलाना जो हैं, तमाम जो मौलवी हैं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं फिर? संघ प्रमुख अगर कह रहे हैं एक देश के हित में आपके मुताबिक, तो मानी जानी चाहिए उनकी बात। हाँ सुमित जी, देखिए, हम लोगों को सत्ता में हासिल हो जाने दीजिए, मुल्क के वजीर। अरे भैया, ये बातें मत करो। आपसे मैं अभी पूछ रहा हूँ, जो बातें संघ प्रमुख जी कहते हैं, क्या उससे तुम सहमत हो कि नहीं हो? और अभी आपने कहा ये देश संविधान से चलना चाहिए, तो जरा मुझे इतना बता दो कि इस देश के संविधान में कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जिस प्रकार से लूटमार तुम लोग करते हो वो होनी चाहिए? बताओ जरा मुझे, कहां लिखा है वक्फ बोर्ड का? वहां पे एक्ट होना चाहिए। नियुक्ति कौन करता है? ये मैसेज अरे भाई, संविधान की बात करो ना। अभी संविधान से कहते हैं चलने को। संविधान में तो ये लिखा है कि इस देश के सभी नागरिकों को समान कानून प्राप्त होने चाहिए। आपके यहाँ पर क्या है, जब क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो आपको सीआरपीसी चाहिए, और जब सिविल एक्टिविटी होगी, सिविल क्राइम होगा, तो आपको शरिया चाहिए। आपको तो स्पेशल स्टेटस चाहिए। इस देश के संविधान में किसी को भी स्पेशल स्टेटस की आवश्यकता नहीं है। सरिया मांगते हैं, हम लोग तो भारत के अंदर खुशहाली मांगते हैं। सरिया तो आप ये एक टेप रिकॉर्डर की तरह चल रहे हैं जहां साहब। अब देखिए, ये अभी कहते हैं ना, सर मुंडाते ही ओले पड़े, वही हाल हुआ हाजी नाज़िम का। अभी बहुत बड़ाई कर रहे थे और अब गोल गोल। तो आपको तो खुश होना चाहिए, संघ प्रमुख की बड़ाई कर रहे हैं तो खुश होना चाहिए। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं ना, कम से कम अच्छी बात है कि संघ प्रमुख अच्छी बात करते चलिए हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हाजी, एक सेकंड, ठीक है, मुझे खत्म करना होगा यही। हाजी नाज़िम खान इस्लामी स्कॉलर हैं, वो बात माने ना माने कोई नहीं, लेकिन आपके तो पैतृक संगठन संघ के प्रमुख हैं, उनकी हर बात को दरकिनार करेंगे और कहेंगे साहब हम उनके ही साथ हैं, ये तो कैसे होगा? फिर कहा जाएगा कि मतभेद बढ़ रहा है। बिल्कुल गलत बात। मतभेद बढ़ रहा है भाई। है, मस्जिद के अंदर शिवालय मत ढूंढो, वो कह रहे हैं मस्जिद के अंदर शिवालय मत ढूंढो, फिर भी आप कह रहे नहीं ढूंढेंगे। औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है, फिर भी आप कह रहे नहीं कब्र खोदेंगे। आपको वो तमाम सलाह दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मनमोहन सिंह और तमाम चीजें, वो भाषाई विवाद, वो सबको कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना। फडणवीस जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, महाराष्ट्र से आते हैं और मराठा हैं, आप मुझे इतना बता दीजिए कि एक मराठा जिसके इतिहास के अंदर ये उनको जानकारी है कि किस प्रकार से संभाजी महाराज के संग इतना कुकर्म किया। सूर्या मैथिल जी, ये संघ को लेकर डिबेट था, मुझे यही खत्म करना पड़ेगा, सॉरी यही खत्म, ये संघ को लेकर डिबेट था। संघ प्रमुख क्या कह रहा है? क्या उनकी बातें अब नहीं मानी जा रही है या फिर सुविधा के अनुसार मानी जा रही है? क्या बीजेपी इतनी बड़ी हो गई? हालांकि बीजेपी ने जब कहा कि हम सक्षम हैं तो फिर दिख गया कि कैसे 240 सीट, तो उसके बाद फिर बाकी विधानसभा चुनाव में संघ की भूमिका नजर आई और फिर जीत। और हाल के दिनों में पीएम मोदी ने जो पॉडकास्ट में उन्होंने भी स्वीकार किया कि हम बहुत पवित्र संगठन से आए हैं। तो जाहिर है संघ और बीजेपी के बीच दूरी और नजदीकी अपनी जगह है। बहुत अहम तारीख 30 मार्च की है, जब नागपुर में जाएंगे पीएम मोदी, आरएसएस मुख्यालय, और वहां क्या कुछ होगा, वहां से क्या संदेश निकलेगा, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका सूर्या मैथिल जी, बहुत शुक्रिया।